तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा ब्रेन के बारे में, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में कि कैसे ब्रेन कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को और पूरी बॉडी कैसे उसके साथ कोऑर्डिनेट करती है। आज हम पढ़ेंगे वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में। वॉलंटरी एक्शंस क्या हैं और इनवॉलंटरी एक्शंस क्या हैं? तो वॉलंटरी एक्शंस वो हैं जहां पे हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्शंस अंडर कॉन्शियस कंट्रोल of it is initiated by cerebral cortex। cerebral cortex कहाँ है? ब्रेन का एक पार्ट है cerebral cortex। वहां से इनिशिएट हो रहा है अगर एक्शन तो वो वॉलंटरी एक्शन है। ठीक है। दीज वॉलंटरी एक्शन को हम जनरली क्या कह सकते हैं? दीज आर डेलिबरेटली प्लान्ड एक्शंस और कोऑर्डिनेशंस। ठीक है। इनमें क्या क्या आते हैं? टॉकिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग एंड डायग्राम। नहीं, इसमें क्या क्या आते हैं? टॉकिंग एंड कम्युनिकेशन। वॉलंटरी एक्शन क्या है? वॉलंटरी एक्शन क्या है? वॉलंटरी एक्शंस, एक्शंस विच आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। ऐसे एक्शन जो कि हमारी बॉडी कॉन्शियसली डिसीजन मेक करके करती है, वो होते हैं वॉलंटरी एक्शन। ये कैसे होते हैं? डेलिबरेटली प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के बाद ही ये एक्शन टेक प्लेस करते हैं। इनमें सबसे पहले आता है टॉकिंग एंड कम्युनिकेशन। टॉकिंग एंड कम्युनिकेशन हमारी विल से हम हमेशा करते हैं, ये वॉलंटरी है। इनमें डिसीजन मेकिंग के बाद ही हम ये एक्शन करते हैं। फिर क्या है? राइटिंग एंड ड्राइंग, वॉकिंग एंड रनिंग, प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, सॉल्विंग पजल्स एक्सेट्रा आर वॉलंटरी actions. These all are the examples of voluntary actions. These actions require practice, learning, and neural pathway strengthening through repetition. माने इनमें हमें हमारी ब्रेन का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है वॉलंटरी एक्शंस में। इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। इनवॉलंटरी सही समझ में आता है जहां पे वॉलंटरी नहीं, जो कि हमारे विल के द्वारा हम डिसीजन मेक नहीं कर रहे हैं, जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है वही इनवॉलंटरी एक्शन। दिस इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड और लोअर ब्रेन सेंटर्स विदाउट कॉन्शियस थॉट। इनमें क्या क्या आता है? हार्ट बीट, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, respiration, digestion, etc. etc. लाइक वॉमिटिंग, कफिंग, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस में। ये भी क्या है? वाइटल फंक्शन है पर हमारी बॉडी के, इनके बिना भी हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसलिए ये एक्शन बहुत जरूरी है और ये इनवॉलेंट्री होना ही जरूरी है, क्योंकि हर बार हमारा ब्रेन इतनी जल्दी डिसीजन मेक नहीं कर पाता है जितना हमें रिक्वायर इन एक्शंस में रहता है। इसीलिए फॉर ensuring सर्वाइवल even during unconscious state like sleep, we need these actions known as involuntary actions। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक, जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन द एंडोक्राइन सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है। सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही सारी डिसीजंस नहीं लेते या न्यूरॉन्स ही सारे डिसीजन नहीं लेते। कुछ केमिकल हार्मोन्स भी रिलीज करती है हमारी बॉडी या कई सारी ग्लैंड्स, जिसके कारण हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल होता है। तो नर्वस सिस्टम जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को भेज रहा था रैपिड कम्युनिकेशन के लिए, एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है विच आर हार्मोन्स फॉर स्लोअर एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। ये जो डुअल कंट्रोल, दिस डुअल कंट्रोल सिस्टम ensures immediate and sustained response to maintain homeostasis, यानी कि बैलेंस की स्टेट मेंटेन करने के लिए ये दोनों चीजें वर्क करती हैं। सबसे पहले आते हैं हार्मोन प्रोडक्शन। हार्मोन प्रोडक्शन कहाँ होता है? स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स में, जैसे कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की मैंने अभी बात करी। तो दो तरह की ग्लैंड होती है। हार्मोन प्रोडक्शन कहाँ होता है? ग्लैंड्स में। हमारी बॉडी में मेनली टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स।
हम यहाँ पे देख रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। सबसे पहले आते हैं हार्मोन प्रोडक्शन पे। हार्मोन प्रोडक्शन कहाँ होता है? स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स के कारण। हार्मोन प्रोडक्शन पे सबसे पहले हम आ जाते हैं हार्मोन प्रोडक्शन पे। हार्मोन प्रोडक्शन कहाँ होता है? स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स में। हमारी बॉडी में टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि प्रोड्यूस करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ secretions and hormones. Hormones are mainly secreted by endocrine glands. ठीक है, these are ductless gland, which secretes the secretion directly into the blood stream. इनको कोई डक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ही अपना सिक्रेशन को ट्रांसमिट करती हैं। ब्लड स्ट्रीम से ये क्या होता है? सिग्नल को या फिर हॉर्मोन्स जो हैं वो ट्रेवल करते हैं ब्लड स्ट्रीम से टूवर्ड्स द टारगेट ऑर्गन। ठीक है, टेकिंग सेकेंड्स टू डेज। मतलब इस प्रोसेस में जो ये प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ हार्मोन्स का, उसके लिए क्या होता है, हमें कुछ सेकंड से लेकर के कुछ दिन तक लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है हार्मोन के ऊपर कि कैसे वो ट्रांसमिट हो रहा। फिर आता है टारगेट ऑर्गन रिस्पॉन्स। हर ऑर्गन में जैसे जैसे हार्मोन पहुंचता है वो ऑर्गन कुछ रिस्पॉन्स शो करता है। क्योंकि टारगेट ऑर्गन था, क्योंकि वहां पे ही हमें हार्मोन को हमारी बॉडी को पहुंचाना था, फिर वो ऑर्गन उस हार्मोन के प्रति कुछ रिस्पॉन्स शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसुलिन का हम एग्जाम्पल लें तो इंसुलिन रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? लिवर में और मसल सेल में, जो रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज अपटेक को। ठीक है, तो की एग्जाम्पल हमारा क्या है? इंसुलिन का, जो कि प्रोड्यूस कहाँ हुआ? पेनक्रियाज में। की एग्जाम्पल हमारा क्या है? इंसुलिन का, जो कि प्रोड्यूस कहाँ हुआ? पेनक्रियाज में, और जो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल्स। इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे, फिर इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, जैसे कि ऊपर हमने समझा कि ब्रेन मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम समझते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट कंटेन सेरिब्रम या फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी जिसे हम कहते हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग के लिए, मेमोरी के लिए, रीजनिंग के लिए एंड वॉलेंटरी एक्शंस के लिए। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अप्रोक्सीमेटली 20 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये न्यूरॉन्स ये प्रोसेस करते हैं कॉन्शियस थॉट्स को, लैंग्वेज को एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन को। इसके बाद आते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन जो कि कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को। ये क्या है? कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलस। मिड ब्रेन कंट्रोल करता है मेनली हमारे हेड को, नेक को और ट्रंक। किससे? ऑडिटरी एंड विजुअल स्टिमुलस से। कोई हमें विजुअल स्टिमुलस मिलेगा अगर, या फिर ऑडिटरी स्टिमुलस मिलेगा, तो उसके रिस्पॉन्स कौन करेगा? मिड ब्रेन करेगा। इट कंटेन्स सेंटर्स ऑफ मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स आई मूवमेंट। हमारा आई मूवमेंट जो है उसको भी कौन कोऑर्डिनेट करता है? मिड ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है। फिर इसके बाद आते हैं हम हाइंड ब्रेन पे, जिसके पार्ट्स हैं सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। द सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स वॉलेंटरी मूवमेंट एंड मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। हमारी बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में मेन रोल होता है हाइंड ब्रेन का या सेरिबेलम का स्पेसिफिकली। सेरिबेलम ही हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। अगर ये पार्ट नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगी। इवन हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे अगर ये पार्ट फंक्शन ना करे सही से। द पोन्स रेगुलेट ब्रीदिंग एंड मेडुला कंट्रोल्स वाइटल फंक्शन लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। ये सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट एंड अदर इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर, सारे कंट्रोल होते हैं हाइंड ब्रेन के थ्रू।
इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि हमारा कंक्लूडिंग पॉइंट है। वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वाइटल पार्टनरशिप। जैसा कि हमने ऊपर देखा, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में दो पार्ट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल है, वो कि हैं स्पाइनल कॉर्ड्स एंड ब्रेन। इनके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर है, जिसे कि हम कहते हैं न्यूरॉन सिस्टम या फिर नर्व सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी में पूरी तरह फैला हुआ है। फिर इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, जिसको कॉम्प्लीमेंट करता है या कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, जो कि है डिफरेंट ऑर्गन्स, जो कि सिग्नल को रिसीव करके एक्शन को परफॉर्म करते हैं। फिर हमने पढ़ा होम्योस्टेट मेंटेनेंस के बारे में, कैसे कैसे हमारे टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल एक्सेट्रा को बैलेंस करती है हमारी बॉडी। फिर हमने जाना कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।